पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा, पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने के कारण आग लगने से संबंधित घटनाओं में आई उल्लेखनीय कमी। पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आग लगने की कुल घटनाओं में 27% तथा हरियाणा में 37% की कमी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्षा की संभावना जताई। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के तटीय इलाकों में शुक्रवार को हो सकती है तेज बरसात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बरकरार। आनंद विहार और द्वारका समेत तमाम इलाकों में AQI 400 से अधिक दर्ज। खबरें विस्तार से। इसरो द्वारा विकसित एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार धान की पराली जलाने की घटनाओं की रिकॉर्डिंग 15 सितंबर से 30 नवंबर तक साल दर साल के आधार पर की जाती है। धान की कटाई का मौसम 2023 अब समाप्त हो गया और इसके साथ ही प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। चालू सीजन के लिए धान के भूसे की खरीद भी पूरी हो चुकी है। पिछले 3 वर्षों में धान की पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जिसमें 2023 में पंजाब और हरियाणा दोनों शामिल हैं। पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आग लगने की कुल घटनाओं में 27% तथा हरियाणा में 37% की कमी आई है। और एक अच्छी खबर, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बीती 14 से 27 नवंबर तक चले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। व्यापार मेले में लगे खादी पवेलियन में खादी प्रेमियों ने जमकर खरीदारी की और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की ऐतिहासिक 15.03 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार के अनुसार IITF के खादी इंडिया पवेलियन में इस बार दिल्ली वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का
व्यापक असर दिखा। वर्ष 2022 में आयोजित IITF में खाद्य और ग्राम उद्योगी उत्पादों की बिक्री 12.06 करोड़ रुपए थी, जो इस वर्ष 25% वृद्धि के साथ 15.03 करोड़ रुपए पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बिक्री इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की नई खादी आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगुवा बन चुकी है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा खादी पवेलियन को विशेष प्रशंसा पदक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगरतला में केंद्रीय स्तर की समन्वय समिति की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक का विषय था पूर्वोत्तर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। बैठक का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन गतिविधियों को सार्वभौमिक बनाना और महिला स्वयं सहायता समूहों की मुहिम का विकास करना था। बैठक में अष्टलक्ष्मी के नाम से विख्यात पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया। अगली खबर, उत्तरकाशी की सिलक्यारो सुरंग में फंसे उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में इन मजदूरों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 12 नवंबर से सिलक्यारो सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और देवभूमि उत्तराखंड में किसानों की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार खेती, किसानी और वनस्पतिक संपदा है। राज्य में केंद्र प्रेरित योजनाओं का पंचायतों द्वारा किसानों को किस तरह से फायदा मिल रहा है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की जिला पंचायत संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट से। देवभूमि उत्तराखंड में ग्रामीण लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार खेती, किसानी और वनस्पतिक संपदा है। इसी के जरिए उनकी न केवल आमदनी होती है बल्कि वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनकर अपनी तरक्की भी करते हैं। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप भट्ट। ये पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के। आए बात करते हैं प्रदीप जी, अगर बात करें पंचायतों के जरिए उत्तराखंड के ग्रामीण इलाके जो पहाड़ी इलाके उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं? देखिए, ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को विकास कार्य हो रहे हैं कि कहीं पे संपर्क मार्ग बन रहे हैं और भी बहुत सारे, क्योंकि जो पंचायतों का जो मेन मकसद है कि ग्रामीण की आजीविका को कैसे बढ़ाएं। और जो ग्राम स्तर पर आप देख रहे होंगे कि हमारा उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर जो है लोगों की आमदनी धीरे धीरे स्वरोजगार के माध्यम से बढ़ रही है। और इस समय जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो श्री अन्न जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स उत्सव चल रहा है, उसके तहत भी हमारे पहाड़ में जो है जो मोटा अनाज है, जिसमें हमारा मंडुआ है, झंगोरा है और जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ाने के साथ साथ जो है किसान जो है उनको उत्पादन करके और उनसे अपनी आमदनी का एक बढ़िया जरिया बना रहे हैं। पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं यहाँ चला रही है जो किसानों की और ग्रामीण लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है? उत्तराखंड में भी जो है किसानों को बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही है राज्य सरकार की कि उससे जो है आप कृषि विभाग में देखिए, इस समय जो है लोगों को जो है ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और उनको जैसे खेती, जैसे किसी की जमीन धंस गई, खेती टूट गई, तो खेती की मरम्मत के लिए भी जो बहुत सारी जिला योजना में और तमाम स्कीमों से जो है हम लोगों की खेती को खेती कटान को जो है उनको ठीक से दुरुस्त करने के लिए जो है जिला योजना से और तमाम योजनाओं से जो है उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जो हमारे चाहे संपर्क मार्ग हैं और हमारे रोड्स हैं, जो छोटी छोटी, क्योंकि हमारे आप पहाड़ में देखेंगे छोटे छोटे गांव हैं, तो इन गांवों में कैसे इसका विकास करें, तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें हमारे राज्य वित्त के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से बहुत सारी हमारी स्कीम चल रही है, जिसका कि हम प्रत्येक गांव में विकास कार्य चल रहे हैं। वन्य संपदा बहुत कुछ है यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में और किसानों की और ग्रामीण जो नागरिक है उनकी आजीविका महत्वपूर्ण आर्थिक आधार भी है। कई सारी जड़ी बूटियाँ, तो कौन कौन सी मुख्य जड़ी बूटियाँ और वन्य संपदा है जो उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करती है? हमारे जो किसान भाई हैं उनको मदद नहीं मिल पाती और बहुत कुछ जो प्रशासनिक उनको बहुत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो इस समय जो है हमारा प्रयास है कि उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो है लोगों को कैसे मदद दी जाए, लोगों को जो है सरकारी योजनाओं से लोग कैसे ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और जो हमारे जो प्राकृतिक वन संपदा है
और बहुत सारे हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को जो है मार्केट तक कैसे उनको लाया जाए और उनको जो है, क्योंकि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पहाड़ में मौजूद है जिससे बहुत सारी दवाइयां बनती हैं और जिससे बीमार लोगों का इलाज संभव है, तो ऐसी जड़ी बूटियों को जो है मार्केट तक लाने में जो है सरकार काम करे और प्रशासन को, सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए। तो उत्तराखंड पंचायत राज संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट, जिनका मानना है कि देवभूमि हिमाचल में ग्रामीण जीवन में आर्थिक तरक्की और उनकी तरक्की के साथ साथ उनकी खुशहाली का माध्यम खेती किसानी और वनस्पतिक संपदा है। यही वजह कि यहाँ किसान न केवल पशुपालन और खेती के जरिए अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि इनके जरिए आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बन रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर के अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच से यात्रा की शुरुआत की। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लौच से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भारी संख्या में मौजूद गांववासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने गांववासियों को भारत को 2047 तक विकसित बनाने की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के हर गाँव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प लाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार देश को विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वहां पर मौजूद लोगों का मानना है कि इस यात्रा से उन्हें विभिन्न जन कल्याण योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हरियाणा में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं जो लोगों के विकास के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं। इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हम तो पेंशन के लिए आए जी, पेंशन हमारी बन गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार को, बढ़िया कर रही है। घर तो चक्कर काटा नहीं, कहीं गए नहीं, घर बैठे हो बस। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित तौर पर ग्रामीण लाभार्थियों को लाभान्वित करने में कारगर साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के जमलामो ग्राम पंचायत के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव में विकसित भारत यात्रा की वैन आई और उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आयुष्मान कैंप के जरिए उनका गोल्डन कार्ड भी बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की वजह से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और उनका लाभ उन तक पहुंच पा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है। हमारा स्मार्ट कार्ड बन गया है। हम गरीब आदमी हैं तो हमारा सरकार सहायता देगी। कोई भी 7 आदमी में कोई भी बीमारी आ जाएगी तो उसका इलाज सरकार कराएगा। भारत की गाड़ी आई जो मुझे सूचना दी गई, इसके बाद मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया। भविष्य में जो मेरे फैमिली में जो कोई भी बीमारी आएगी, इसमें से मुझे कहीं भी इलाज, मैं प्राइवेट सरकारी में इलाज करवा पात्र हूँ, इलाज करवा सकता हूँ। राउरकेला में स्थित NIIT में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री की विकासशील भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों को गरीबों के प्रति PM की प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक करने के लिए है कि कैसे उनकी सरकार देश के सबसे गरीब लोगों की दुर्दशा को सुधारने की कोशिश कर रही है। और पिछड़े इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मेरठ के नूर नगर इलाके में एक जन आरोग्यम केंद्र शुरू किया गया है। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान द्वारा
के सहयोग से शुरू किए गए इस स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरठ के बेहद पिछड़े इलाके में से एक नूरनगर की बस्ती में इरकॉन के सहयोग से बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक जन आरोग्यम केंद्र की शुरुआत की गई है। इरकॉन के सीवीओ सुरेंद्र सिंह और इलाके के उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में इस केंद्र की शुरुआत की गई। आसपास का एरिया काफी पिछड़ा हुआ है, इसको प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इरकॉन ने कदम उठाया है CSR फंड के थ्रू, और हम चाहते हैं कि इस चीज को आगे लाइवलीहुड के साथ भी जोड़ा जाए। मेरठ के जिलाधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के प्रयासों से इलाके के लोगों को सीधा लाभ मिलता है। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान जो एक दिल्ली बेस्ड NGO है, इनके द्वारा फुली इक्विप्ड जन आरोग्य क्लिनिक मेरठ में लॉन्च किया जा रहा है। इसका फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे रहेगा। ये NGO 1995 से हेल्थ केयर के क्षेत्र में और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और काफी PSU से भी लगातार टाई अप कर रहे हैं। BSGSS की संस्थापक नंदिता बख्शी इस काम को बहुत लंबे समय से कर रही हैं और उनके यह प्रयास अब लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। हमने जगह जगह करीबन 5 लाख लोगों के लिए सेहत की व्यवस्था की है। उनके घर द्वार पे ले जाके हमारे 17 जन आरोग्यम केंद्र सिर्फ नूर जिला में चल रहे हैं, और अब हमने मेरठ के ये लिसाड़ी, ये नूरपुर गांव में ये शुरू किया है, लिसाड़ी रोड पे। यहाँ पे आसपास कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और यहाँ के महिलाओं का और यहाँ के बच्चों का और यहाँ के लोगों का एक स्वास्थ्य तक उन तक पहुँचाना हमारा मूल्य काम है। नूरनगर इलाके के लोग मानते हैं कि अब उनके इलाके में इस स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो हमारे पास के लेके गए थे तो उनको काफ़ी आराम है और वो लेके जाते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड टाइम आई हूँ तो मुझे भी आराम है। यहाँ पे 2 दिन दवाई लेना आई, मैं बढ़िया आराम मिला हमें और सही लगा हमें, हमारी सेवा हो रही बढ़िया। मैं तो फर्स्ट टाइम दवाई लेना आया हूँ। लोगों से सुना है कि यहाँ कैंप लग रहा है, बहुत अच्छी दवाई मिल रही है, सब लोगों को आराम लग रहा है। नूरनगर इलाके में शुरू किए गए इस सेवा संस्थान में लोगों को न सिर्फ निशुल्क दवाई दी जाती है बल्कि उनके स्वास्थ्य की जांच भी निशुल्क कराई जाती है। BSGSS एक गैर सरकारी संस्थान है जो पिछले 2 दशकों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, मेरठ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्य संग्रहालय शिमला की ओर से कला एवं शिल्प मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश भर के अलग अलग उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में बैम्बू से बने उत्पाद, कुल्लू शॉल्स, ऊन व मेटल से निर्मित उत्पाद सहित पत्थर को बेहतरीन तरीके से तराशा गया। वहीं पारंपरिक ज्वेलरी भी लोगों को काफी पसंद आई। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्य संग्रहालय शिमला की ओर से कला एवं शिल्प मेले का आयोजन किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित इस मेले में प्रदेश भर के पारंपरिक कला एवं शिल्प के अलग अलग उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में बैम्बू से बने उत्पाद, कुल्लू शॉल्स, ऊन और मेटल से निर्मित उत्पाद सहित पत्थर को बेहतरीन तरीके से तराशा गया था। वहीं पारंपरिक ज्वेलरी भी लोगों को खूब पसंद आई। इस मेले में लगाए गए 25 स्टॉलों में प्रदेश भर से आए शिल्पकारों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसमें किन्नौरी शाल 2000 से 80,000 रुपए और चंबा का रूमाल 250 से 1 लाख रुपए तक की कीमत पर उपलब्ध थे। और इसमें जो रुझान जो है बहुत ही अच्छा है। हमारे जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं, जो बाहर से अदर जो स्टेट से जो लोग आए हुए हैं, वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अलग अलग हमने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें हमारे लगभग 24 से करीब जो हमारे पूरे प्रदेश से अपना जो क्राफ्टमैन है और आर्टिस्ट है वो आए हुए हैं। कारीगरों का कहना है कि किन्नौरी शॉल को हाथ से कढ़ाई करके बनाने में 4 माह का समय लग जाता है, जबकि चंबा रुमाल की खास बात यह है कि इसमें धागे से किया गया काम दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इसका मूल्य ज्यादा होता है। मैंने इसमें वुडन क्राफ्ट में और कई तरह की चीज़ें बनाई थी। मैंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी बनाई थी। चरखा बनाया था, तोपें बनाई थी और डॉल्स भी बनाई थी।
तो और जो टेम्पल्स मैंने बनाए हैं, मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के भी काफ़ी टेम्पल बनाए हैं। अभी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल में कई सारे आराध्य देव छोटे छोटे देवते होते हैं हमारे, जैसे महासू देवता हो गया, पांचवीर देवता हो गया, नारसिंह देवता हो गया, कई ऐसे देवते हैं जिन लोग उनको इष्ट मानते हैं, उनके लिए छोटी छोटी देवरिया वगैरह बनाते हैं। तो मैंने इसमें देवरिया जैसे भी बनाई है। महाराज ये जो बड़ी मूर्ति होती है जिसमें आर्ट काफ़ी होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे विष्णु की मूर्ति मैंने आपको दिखाई है, तो उसमें आर्ट हुआ है 5-6 महीने का समय लगा हुआ है इसमें बनाने में। और जो छोटी है उसमें 2-2.5 महीने का वक्त उसमें भी लग जाता है, किसी में 18-20 दिन भी लगते हैं। आर्ट पर निर्भर होता है जी, और साइज पे का बनाने में टाइम लगता है कि इसको वर्क के हिसाब से हम लोग टाइम लगाते हैं। जैसे इसकी खासियत रहती है कि ये दोनों तरफ से सेक दिखता है, इसकी तो ये एक खासियत है। बाकी मोटिव के हिसाब से सर डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा फ्लावर होता है जिसको एक दिन में हम पूरा करते हैं, तो उसकी कीमत रहती है 200 से स्टार्ट होता है। फिर जैसे उस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना काम है और उसको बनाने के लिए कितने दिन लगे हैं, तो उस पर फिर इसकी कॉस्ट, उसकी वेरिएशन भी, उसमें हमने कितनी डाली है, कितना वेरिएशन का काम किया है, उसके हिसाब से इसकी कीमतें होती हैं। इस मेले में कांगड़ा पेंटिंग, मेटल क्राफ्ट, थंका पेंटिंग, कुल्लवी शॉल, पहाड़ी टोपी, चंबा पत्थर से बनी मूर्तियां, चीड़ की पत्तियों से बने उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, मिट्टी से बनाए गए बर्तन सहित अन्य चीजें प्रदर्शित की गई थीं। ये कई सारे यहाँ पे ऑथेंटिक वूल के शॉल, मफलर, स्कार्फ्स हैं, एंड जो कि काफ़ी अच्छे एंड रीजनेबल रेट पे हैं, तो जो हमको वहाँ पे नहीं मिल पाते, बट शिमला में ये हमको खास चीज़ देखने को मिली। काफ़ी कुछ हैंडीक्राफ्ट में भी है, लाइक पाइन लेव्स एंड ऑल, पाइन का सामान, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, डेकोरेटिव मटेरियल भी। शिमला का ये कला एवं शिल्प मेला हर साल पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में लगाया जाता है। मेले का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की हस्तशिल्प कला को संजोने के साथ ही कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के तटीय इलाकों में शुक्रवार को तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग में रविवार और सोमवार को दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज से बहुत तेज तथा दूर दराज के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा से तुंगधार केरन मार्ग बंद हो गया है। दिसंबर माह के शुरू होते ही देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मौसम में बड़ी अपडेट सामने आई है। यहाँ कांगड़ा घाटी में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है। शहर में घना कोहरा देखा जा रहा है। आनंद विहार में AQI 412, अशोक विहार में 405, जहांगीरपुरी में 411, द्वारका सेक्टर 8 में 402 दर्ज किया गया। और आइए जानते कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 59वें BSF स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले BSF कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इस दौरान परेड की सलामी भी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश देगा, उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में इसे कराने के लिए तैयार है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। गुरुवार शाम पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक बहुत ही विशिष्ट इनपुट पर अरिहाल में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की तेजी से बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बेंगलुरु के 15 से अधिक स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस को शक है कि अफवाह हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस बम निरोधक दस्तों की मदद से स्कूलों के परिसर की तलाशी ले रही है। उन्होंने अभी तक किसी भी स्कूल में बम होने की पुष्टि नहीं की है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने नौसेना दिवस से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि हमारी नौसेना युद्ध के लिए तैयार है, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल।
ओडिशा के केंदुझर जिले में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सड़क हादसे में 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये दुर्घटना वैन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से हुई। तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों पर हुए मतदान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर थम गया। अब सबकी नजरें 3 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। विश्व एड्स दिवस पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने वादा निभाओ संदेश के साथ पुरी में समुद्र तट पर रेत कला बनाई। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए टली। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा था कि वह राज्यसभा सभापति से मिलकर उनसे बिना शर्त माफी मांगे। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।